ठीक, शुरू किया जाए। गुड आफ्टरनून। कैसे हो बच्चा आप लोग? हाँ। क्या हाल चाल है बताइए। ठीक है। हाल चाल का मतलब पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक चल रही है। ठीक, तो हम लोग हमारी दो एक क्लास और बची है, दो तीन क्लास जो भी हो, उसमें हम लगभग जो हमारा टॉपिक बचा है उसे हम कर लेंगे। हालांकि फिर से मैं कह रहा हूं, इसमें वही टॉपिक आपको फोकस रहना है ज्योग्राफी में जो इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड है, तो उसे एक बार ध्यान देना। आज का जो टॉपिक है वो ओशन करंट हम पढ़ेंगे। ओशन करंट्स, इसमें अटलांटिक ओशन का, पैसिफिक ओशन का और इंडियन ओशन का ओशन करंट पढ़ लेंगे। इसमें हम सिर्फ यही नहीं पढ़ रहे हैं, इसमें हम ओशन करंट का नेचर भी जानेंगे। नेचर का मतलब कौन सा ओशन करंट कूल है, कौन सा ओशन करंट वार्म है, ये सब जानेंगे। समझ में आ रही बात? तो ये सारी बातें हम समझेंगे। तो शुरू किया जाए। सब लोग रेडी हैं? रेडी हैं तो शुरू किया जाए। बोले बेटा, शुरू करते हैं। ओशन करंट देखो, सबसे पहला ओशन करंट में दो तीन चीजें जाननी है, ध्यान दें। इसे एटलस में देख भी सकते हो ओशन करंट्स को। जैसे कहीं कहीं लिखा होता है ड्रिफ्ट, कहीं कहीं लिखा होगा स्ट्रीम, और कहीं कहीं लिखा होगा करंट। पहले इस कॉन्सेप्ट को समझें। ड्रिफ्ट किसे कहते हैं? ड्रिफ्ट हम उस फ्लो को कह देते हैं जो हवा के नाते चलता हो। हवा के नाते जन्म लिया हो और वो हॉरिजेंटल फ्लो हो। किस पर? ओशन पर। तो एयर इंड्यूस हॉरिजेंटल फ्लो ऑन ओशन, जब हवा के नाते ओशन के सरफेस पे हॉरिजेंटल फ्लो चले, हवा से चले, तो उसे ड्रिफ्ट कहेंगे। फिर से, इसका मतलब कोई ड्रिफ्ट का एग्जाम्पल भी तो ले लें। ये मैप मुझे पहले लगा लेना चाहिए था, लेकिन चलो याद नहीं आया। ओशन करंट्स, तो कोई ड्रिफ्ट का एग्जाम्पल भी तो ले लें भाई, कि कौन सा ड्रिफ्ट होगा। यही ड्रिफ्ट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो, चलो, तो जैसे मान लेते हैं ये कोई मैप है, ये कोई मैप है, लेकिन कहां कोई मैप है? यहां कोई मैप है। इसमें देखो, इसमें आपको क्या दिख रहा है? ध्यान देना, इसमें रेड कलर से जो
ओशन करंट दिख रही है वो वार्म है, और ब्लू कलर या थोड़ा सा ब्लू कलर वाला जो ओशन करंट है वो कूल है। इक्वेटर पर ब्लैक कलर से जो ओशन करंट दिख रही है वो नॉर्मल है, लेकिन उसे भी वार्म करंट ही बोला जाता है। फिर से देखो, तो इसका मतलब अगर जो कहीं दिख रहा है, ध्यान देना, जैसे मान लेते हैं यहां, इसमें थोड़ा उतना अच्छा दिया नहीं है, दूसरा डाउनलोड करना पड़ेगा। ये देख लो, यहां तो मैं ढूंढता ही रह जाऊंगा। इसी को देख लेते हैं, जेपीजी फाइल एग्जाम्पल के लिए इसी को देख लेते हैं। कहां गया, तो इसका मतलब अगर जो कहीं ड्रिफ्ट लगा हो, जैसे वेस्टर्ली ड्रिफ्ट, जैसे ये वेस्टर्ली ड्रिफ्ट, अब यहां ड्रिफ्ट लगा है, इसका मतलब इसके चलने का, इसके मूवमेंट का जो कॉजेज होगा वो वेस्टर्ली विंड है, क्योंकि यहां वेस्टर्ली विंड चलती है, ये आप जानते हो, वेस्टर्ली विंड। फिर से देखो, अगर जो कहीं कह रहा है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, तो ये भी इसके चलने का कारण क्या होगा, हवा, एयर इंड्यूस हॉरिजॉन्टल फ्लो है। ऐसे तमाम एग्जांपल मिलेंगे। अगर जो कहा जाए नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, तो इसका मतलब भी इसके चलने का कारण क्या होगा, हवा। यही तो मैंने बोला, एयर इंड्यूस हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑन ओशन, तो उसे ड्रिफ्ट कह देते हैं। तो इसके चलने का कारण हवा है, इसके चलने का कारण हवा है। कोई दिक्कत? फिर से स्ट्रीम किसे कहेंगे, जब कई जलधाराएं मिलकर फ्लो होने लगे। कई जलधाराओं का कलेक्शन, कई जलधाराएं मिल जाएं और तब फ्लो होने लगे, तो उसी को क्या बोल देते हैं, स्ट्रीम। क्या बोलेंगे, स्ट्रीम। तो देखो कैसे, यहां भी स्ट्रीम का एग्जांपल देखेंगे। जैसे ध्यान देना, जैसे एक स्ट्रीम मिलेगी गल्फ स्ट्रीम, एक स्ट्रीम कौन सी मिलेगी, यहां देखो गल्फ स्ट्रीम। तो यहां कई सारी ओशन करंट मिल जाती हैं, तब वो फ्लो होती है, इसीलिए इसे बोल दिया जा रहा है स्ट्रीम। क्या बोल दिया जा रहा है, स्ट्रीम। ऐसे ही ध्यान देना, ऐसे ही नॉर्दर्न पैसिफिक को भी बोला जाता है स्ट्रीम। ऐसे ही किसको बोला जाता है, नॉर्दर्न पैसिफिक को भी। यहां क्यूरोसियो स्ट्रीम बन जाती है। तो स्ट्रीम किसे कहेंगे, जब कई जलधाराओं का कलेक्शन फ्लो हो। तो अगर जो हम इसमें बात करें, तो ध्यान दो, ड्रिफ्ट, ध्यान से समझना है, ड्रिफ्ट क्यों मूव करेगा, ये मूव करेगा क्योंकि हवा चल रही है, हवा के कारण। स्ट्रीम किसे कहेंगे, जब कई जलधाराओं का कलेक्शन हो। अब ओशन करंट्स इससे ज्यादा क्लियर होता है, तो ओशन करंट्स का फैक्टर क्या होगा, इसे ध्यान दो। इसमें क्या होगा, पहला, ओशन करंट के मूव करने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, विंड जिस तरफ होगी, विंड जैसी होगी, उसी तरीके से ओशन करंट पैदा होता है। तो फॉर्मेशन का सबसे बड़ा रीजन क्या है, विंड। दूसरा,
विंड, दूसरा रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ। जैसे देखो मान लेते हैं ये पृथ्वी हो, अब ये पृथ्वी हो, पृथ्वी मूव कर रही है ऐसे, पृथ्वी कैसे मूव कर रही है, ऐसे मूव कर रही है, वेस्ट से ईस्ट मूव कर रही है। तो इसका मतलब जैसे मान लेते हैं जिस पोडियम पे, जिस डेस्क पे मैं खड़ा हूं, ये आगे जाएगा तो मैं पीछे की तरफ हो जाऊंगा। ऐसे गाड़ी जब आगे जाती है पीछे की तरफ हो जाना, ब्रेक लगता है तो आगे की तरफ हो जाते हैं। तो पानी ही तो है, जब जैसे मान लेते हैं ये कोई है, अब ये आगे जा रहा है तो इसका देखो पानी पीछे हो जा रहा है, अब ये पीछे जा रहा है पानी आगे हो जा रहा है, ऐसे ही तो हो रहा है। तो पृथ्वी जिस साइड मूव करती है, पृथ्वी जिस साइड मूव करती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर जो पृथ्वी मूव कर रही है, अर्थ का रोटेशन होता है वेस्ट से ईस्ट, इसीलिए ओशन करंट ईस्ट से वेस्ट इक्वेटर पे रोटेट मूव करता है, ईस्ट से वेस्ट मूव करता है। तो अर्थ का रोटेशन कैसे होता है, अर्थ का रोटेशन होता है वेस्ट से ईस्ट, तो इसीलिए ओशन करंट, ओशन करंट किधर से चलेगी, इसका अपोजिट, लॉ ऑफ इनर्शिया। तीसरा ओशन करंट के फॉर्मेशन का सबसे बड़ा रीजन तीसरा क्या है, अच्छा रोटेशन जब हम बात करेंगे तो इसी रोटेशन में हम ध्यान से, इसी रोटेशन में हम ले लेते हैं कोरियोलिस फोर्स। क्योंकि कोरियोलिस फोर्स रोटेशन से ही तो होता है, रोटेशन से निकलता है, ये सब आप पढ़े हो। अगला फिर बेटा रोटेशन के बाद ध्यान दो, नेक्स्ट कोस्ट का स्ट्रक्चर क्या है, उसके हिसाब से भी ओशन करंट निकलती है। जैसे मान लेते हैं ये साउथ अमेरिका का कोस्ट है, ये अफ्रीका का कोस्ट है। तो साउथ अमेरिका के कोस्ट पे देखो, साउथ अमेरिका के कोस्ट पे ऐसे जब ओशन करंट आएगी तो ऐसे इसे टकराकर ऐसे नॉर्थ में चली जाएगी, ऐसे जब ओशन करंट आएगी और ऐसे इससे टकराकर ऐसे साउथ में चली जाएगी। तो जैसा कोस्ट है वैसा, अगर जो ये नॉर्थ इक्वेटोरियल होगी, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, अगर ये साउथ इक्वेटोरियल करंट होगी, साउथ इक्वेटोरियल, यही साउथ इक्वेटोरियल जब यहां कोस्ट से टकराई साउथ में आई तो यही हो जाएगा ब्राजीलियन, यही नॉर्थ में गई तो यही हो जाएगी कैरेबियन, कैरेबियन करंट। इसका मतलब जैसा स्ट्रक्चर होगा कोस्ट का वैसे ही ओशन करंट होगी। अगला नेक्स्ट चौथी बात में 3 बातें लिखेंगे। पहला टेम्परेचर, सैलिनिटी, डेंसिटी। चौथे में ही लिख दिया, हालांकि 4 5 6 लिख सकते हो। तो कौन कौन सा, टेम्परेचर, सैलिनिटी और कौन सा, डेंसिटी। अब इसमें देखो कैसे कैसे, जहां ध्यान देना, अब आपको आसान भाषा में कहा जाए, जैसे आप गैस पर चूल्हा जला दिए, दोनों ओवन है आपका, दोनों चूल्हा, एक पे आप एक को मतलब दोनों पर आपने पतीला रख दिया, पतीला रखा, उसमें पानी डाला, एक को जला दिया, एक को ऐसे ही बिना जलाए। अब दोनों में नमक मिलाना शुरू किए, दोनों में नमक मिलाना शुरू किए। आप जिसमें टेम्परेचर दे रहे होंगे उसमें नमक के घुलने का जो प्रोसेस है वो तेज होगा। इसका मतलब ज्यादा तापमान वाले पानी में नमक ज्यादा घुलता है, ज्यादा तापमान वाले पानी में नमक ज्यादा घुलता है। अब फिर से देखो, ये क्लास 7th 6 में प्रैक्टिकल किया जाता है। फिर जब हम तापमान ज्यादा देते हैं नमक ज्यादा घुला, दूसरा हम तापमान को हटा देते हैं। अब किसी भी पानी में नमक ज्यादा घुला रहता है, उस पानी की डेंसिटी बढ़ जाती है। इसका मतलब अगर जो टेम्परेचर को हम कांस्टेंट माने तो सैलिनिटी का डायरेक्ट रिलेशन किससे है, डेंसिटी से है।
तापमान सॉरी अगर जो नमक ज्यादा होगा तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, और डेंसिटी बढ़ने का मतलब वाटर लेवल नीचे हो जाता है। इसलिए आप सुनते होंगे या क्लास की किताबों में, निचले क्लासों की किताबों में लिखा जाता है कि कोई जहाज नदी से जब समुद्र में इंटर करती है तो उसका बेस उठ जाता है। क्यों? क्योंकि समुद्र में डेंसिटी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि पानी में नमक वहां ज्यादा होता है। ऐसे ही आपको बताया जाता है, ध्यान दीजिए, आपको बताया जाए नदी की तुलना में समुद्र में तैरना आसान है। क्यों आसान है? क्यों आसान है? क्योंकि समुद्र में नमक होता है, नमक से वहां की डेंसिटी ज्यादा होती है। एक ओशन है, उसका नाम है डेथ सी। उसका नाम है डेथ सी, नाम है डेथ सी, लेकिन इसमें इतनी ज्यादा सैलिनिटी है कि इसमें कोई डूब के मर नहीं सकता। इतनी ज्यादा सैलिनिटी है, इतना जबरदस्त सैलिनिटी है, तो नाम डेथ सी है। और डेथ सी को देखो, इकुल यहां सोई है, ई हाई, दोनों को देखो, दोनों सो के इसी पर पेपर पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस पानी में नमक ज्यादा है, और नमक ज्यादा होने के नाते सैलिनिटी ज्यादा है, और सैलिनिटी ज्यादा होने के नाते इसमें डेंसिटी अधिक है। डेंसिटी अधिक है, इसीलिए तो कुल इसी पर सो के पेपर पढ़ रहे हैं। इसका मतलब सैलिनिटी नमक ज्यादा होने से पानी में पानी की डेंसिटी बढ़ जाती है। पानी और डेंसिटी बढ़ गई मतलब लेवल नीचे आ गया। इसका मतलब किसी, मान लेते हैं कोई एक पानी हो, कोई दो पानी वाला क्षेत्र हो, जहां पानी वाले क्षेत्र में डेंसिटी कम होगी, सैलिनिटी कम होगी, जहां पानी वाले क्षेत्र में, दूसरे वाले क्षेत्र में, दूसरे वाले रीजन में डेंसिटी ज्यादा हो या सैलिनिटी ज्यादा हो, तो कम डेंसिटी वाले से जिसका लेवल ऊपर रहेगा, ज्यादा डेंसिटी वाले की तरफ ओशन करंट मूव करेगी। यही देखो डेथ सी। ऐसे ही लोग यहां टहलने जाते हैं, आपको भी जाना चाहिए, आप भी जाइए। तो टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड डेंसिटी ऑफ वाटर, इसे चौथे में कर दिया, हालांकि चौथा, पांचवा, छठा किया जा सकता है। बर्फ का गलना। अगला, ओशन करंट के फॉर्मेशन का सबसे बड़ा रीजन क्या है? बर्फ का गलना। जब बर्फ गलता है तो ओशन करंट का फॉर्मेशन होता है। समझ में आ रही बात? बर्फ जब गलता है तो भी ओशन करंट का फॉर्मेशन होता है। तो अगर जो आपसे यहां से कोई सवाल पूछा जाए तो आप इसमें बता सकते हो कि कैसे कैसे ओशन करंट का फॉर्मेशन होता है। समझे इतनी बात? बोलिए बेटा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। जब कोई दिक्कत नहीं, ठीक, आगे। अब ओशन करंट की हम बात करें। ओशन करंट की, जैसे मान लेते हैं ये अफ्रीका है, अफ्रीका का एक कोस्ट है। या कोई वर्ल्ड मैप लेते हैं ना यार, कोई वर्ल्ड मैप लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। वर्ल्ड मैप हमारे पास है? ये भी नहीं है। अच्छा, वहां था तो हम कोई वर्ल्ड मैप लेते हैं जिससे उसमें हम समझ पाए। ध्यान दो, वर्ल्ड, एल्ड लिखा, डब्ल्यू, वर्ल्ड आउटलाइन मैप। तो कोई वर्ल्ड का आउटलाइन मैप लेते हैं, यही ले लेते हैं, यही सेव, यहां सेव हो गया।
तो वर्ल्ड का आउटलाइन मैप यहां। तो मान लेते हैं ये कोई वर्ल्ड का मैप है। अब किसी एक डब्बे को लेंगे, कोई एक डब्बा, डब्बा का पर्पज ध्यान से समझना, मैं डब्बा क्या कह रहा हूं। कोई एक मैप लेंगे, पांच पॉइंट मेल्टिंग ऑफ आइस, अच्छा अच्छा, कमेंटवा बड़ा लेट में आता है ना, पांचवा मेल्टिंग ऑफ आइस। अरे भाई जब बर्फ गलेगा, क्यों बर्फ गलेगा, क्यों बर्फ गलेगा, अब ग्लोब चाहिए, लेकिन मैं भी ऐसे ही काम चलाता रहता हूं। क्या बेटा तू ऐसे समझो ना, ऐसे आसान भाषा में ऐसे समझो, जैसे मैं पृथ्वी है, पृथ्वी ऐसे टिल्ट है, और ये मान लेते हैं मेरा हाथ सूर्य है, अब ग्लोब दूसरे जगह है, वहां से लाने जाऊंगा क्लास। तो देखो बेटा, मान लेते हैं पृथ्वी ऐसे रोटेट कर रही है सूर्य को ऐसे चारों तरफ से। तो देखो अगर जो इस सिचुएशन में होगा, ऐसे टिल्ट है, तो इसका मतलब यहां सूर्य का फोकस साउथ में होगा, नॉर्थ में नहीं होगा। तो अगर जो फिर यहां से ऐसे पृथ्वी मूव की यहां आ गई, तो इसका मतलब अब फोकस सूर्य का नॉर्थ में होगा, साउथ में नहीं होगा। तो इस सिचुएशन में यहां जून में रहेगी, यहां दिसंबर में रहेगी, समझना ध्यान से। तो जब यहां जून में रहेगी, यहां दिसंबर में रहेगी, तो जब जून में आएगी तो नॉर्थ साइड में फोकस सूर्य का होगा, नॉर्थ साइड से बर्फ गलेगा, और नॉर्थ साइड से बर्फ गलेगा तो वहां बर्फ गलेगा, ताजा पानी आएगा, और ताजा पानी आएगा तो एक जलधारा निकलेगी, और ताजे पानी से जब जलधारा निकलेगी तो देखो, ताजे पानी से जलधारा निकलेगी और ठंडी होगी। देखो इसी को कहे लेब्राडोर, इसी को लेब्राडोर जलधारा कहे। लेब्राडोर जलधारा क्यों निकल रही है? बर्फ के गलने से। क्यों? क्योंकि जब पृथ्वी मूव कर रही है और सन का फोकस, सूर्य का फोकस जून महीने में नॉर्थ में जा रहा है, तो यहां आर्कटिक के बर्फ पिघल रहे हैं, तो ग्रीनलैंड की धारा निकली, लेब्राडोर की धारा निकली। समझ में आ रही बात? ये जलधाराएं निकलती हैं, ठीक है। तो बर्फ के गलने के नाते भी जलधारा निकलती है। चलो एक और सवाल था, ड्रिफ्ट, स्ट्रीम, करंट, इन तीनों में क्या अंतर? इन तीनों में अंतर, सबसे बड़ी बात क्लियरिटी होती जाती है। ड्रिफ्ट बहुत क्लियर नहीं होगा, इससे ज्यादा क्लियर स्ट्रीम, इससे ज्यादा क्लियर करंट, इसका मतलब इससे ज्यादा स्पीड स्ट्रीम, इससे ज्यादा स्पीड करंट की होती है। यही बात। आई होप अब कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो। अब ध्यान से सुनोगे तो दिक्कत नहीं होगी, ध्यान से सुनना। अब यहां आ जाओ, यहां इस मैप में ध्यान देना, और पिछला टॉपिक भी समझना। हालांकि इतना कॉन्सेप्चुअल तो आपके एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन ठीक है, बता दे रहे हैं। ये इक्वेटर है, ऐसे यहां ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है, ये भी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, ये सब पोलर लो प्रेशर है, और ये पोलर हाई प्रेशर, ये सब आप जानते हो। यहां ऐसे सब पोलर लो प्रेशर है, समझो ध्यान से। अब यहां आप जानते हो, वही पृथ्वी का बार बार एग्जाम्पल आपको दिया गया है। तो यहां हाई प्रेशर से इक्वेटोरियल लो प्रेशर की तरफ हवा राइट साइड मुड़ेगी, यहां हाई प्रेशर से लेफ्ट साइड मुड़ेगी, ऐसे ही होगा। यहां हाई प्रेशर से लेफ्ट साइड, यहां हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यहां राइट साइड। ध्यान देना, अब ध्यान देना, पूरा ध्यान यहां होना चाहिए। यही हवा यहां अफ्रीका के अंदर आएगी, यही हवा फिर अफ्रीका के बाहर जाएगी, यहां
यही हवा अफ्रीका के बाहर जाएगी, यही हवा अफ्रीका के अंदर आएगी, फिर यही हवा अटलांटिक ओशन से होके साउथ अमेरिका के अंदर, साउथ अमेरिका के अंदर, फिर यही यहां साउथ अमेरिका के बाहर होगी। तो हम मान लेते हैं, ध्यान देना, हम मान लेते हैं कोई एक ऐसे ओशन हो, ये कोई ओशन हो, ये कोई ओशन हो, कोई एक ओशन हो, इसमें ऐसे पानी भरा है, इधर उधर ध्यान होगा तो फिर बाद में अचानक कमेंट करोगे तो मामला गड़बड़ है। ये इसमें पानी भरा है, इसके इधर कॉन्टिनेंट है, इसका मतलब लैंड है, इसके एक तरफ, इसके इधर भी कॉन्टिनेंट है, इसका मतलब लैंड है। ठीक है, हम इसे मान लेते हैं ये अटलांटिक ओशन है, ये अटलांटिक, ये अटलांटिक, इसके इधर कॉन्टिनेंट है, इसके इधर कॉन्टिनेंट है, ये अटलांटिक, इसके इधर कॉन्टिनेंट, इसके इधर कॉन्टिनेंट। पैसिफिक भी ऐसे है, इसके एक तरफ देखो पैसिफिक इसे ले लोगे सामने तो इसके एक तरफ कॉन्टिनेंट है और इसके यहां दूसरी तरफ भी कॉन्टिनेंट है, लेकिन अटलांटिक इस मैप में ध्यान से दिख रहा है। अब ध्यान देना एकदम पूरा, यहां इस कॉन्टिनेंट से ऐसे हवा चलती है और फिर यही हवा दूसरे तरफ कॉन्टिनेंट में आ जाती है। तो जब, ध्यान देना बेटा, जब कोई हवा, कोई एयर मास लैंड से ओशन की तरफ जाती है तो उसे कहते हैं ऑफ शोर विंड। क्या बोल दे बेटा? ऑफ शोर, बाहर जा रही है। अरे भाई हम क्रिकेट खेल रहे हैं, बाहर गेंद गई, ऑफ शोर, ऑफ साइड। जब कोई हवा अंदर की तरफ आ रही है, कहां? ओशन से कॉन्टिनेंट में, तो उसे ऑन शोर। तो इधर कौन सी विंड है? ऑन शोर। चलो तो यहां लगा लो, बताओ। अब यहां भले 20 सेकंड लग जाए, अब आपको बताना है। कमेंट करना तब समझ पाओगे, नहीं तो फिर इतना कॉन्सेप्चुअल जरूरत नहीं है आपके एग्जाम में, फिर मैं डायरेक्ट बता दूंगा ओशन करंट, है ना। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। ये तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि मान ले कैसे भी आ जाए। तो फिर से देखो, यहां अफ्रीका के अंदर हवा जा रही है, इसे मैं क्या लिखूं? यहां अफ्रीका के अंदर जो हवा जा रही है, इसे मैं क्या लिखूं? आपको बताना है, तब मैं आगे बढ़ पाऊंगा। हाँ, बहुत अच्छा वंदना। यहां ऑन शोर, तो यहां मैं खाली ऑन लिख दूं, ये ऑन शोर है। फिर से देखो, अफ्रीका के इधर यहां मैं खाली ऑफ लिख दूं, इसका मतलब यहां ऑफ शोर है, यहां ऑफ शोर है, यहां ऑफ शोर है। फिर से देखो, यही हवा अटलांटिक ओशन से होकर यहां चली जाती है। तो साउथ अमेरिका में यही हवा फिर से कौन सी हो गई? यही हवा हो गई ऑन शोर, यही हो गई ऑन शोर। फिर यही इधर किधर कौन सी हो गई? ऑफ शोर। फिर यहां कौन सी हो गई? ऑफ शोर। क्या इतना आप समझ पाए? बोलो। इतना समझ पाए? ऑफ शोर हवा। ऐसे ही यही हवा ऑस्ट्रेलिया के यहां जब निकलेगी तो ऑफ शोर होगी, ऑस्ट्रेलिया के यहां अंदर आएगी तो यही ऑन शोर होगी। यही हवा यहां ऑन शोर होगी, यही तो है। एक तरफ ऑन शोर, तो इसका मतलब हर कॉन्टिनेंट का वेस्ट, अगर जो ट्रॉपिकल रीजन में, हर कॉन्टिनेंट का वेस्ट ऑफ शोर विंड से इफेक्टेड है। ऑफ शोर बाहर की तरफ जा रही है कॉन्टिनेंट के वेस्ट में, यही ना। कॉन्टिनेंट का ईस्ट
ऑन शोर विंड, ऑन शोर विंड, ऑन शोर विंड, ईस्ट ऑन शोर विंड। तो ध्यान देना, अब जब इधर से हवा इधर जाती है, खूब तेज हवा जाती है, तो पानी को पुश करती है, धकेलती है। तो इससे होता क्या है, इससे होता क्या है, एक तरफ पानी का जलस्तर कम और एक तरफ पानी का जलस्तर ज्यादा हो जाता है। मतलब जहां जहां ऑफशोर विंड चलेगी, जहां ऑफशोर विंड चलेगी, वहां ध्यान देना, वहां ओशन वाटर लेवल क्या हो जाएगा, कम। और फीट में कम हो जाता है, इंच नहीं, कई फीट में इधर से इधर अंतर हो जाता है। इसका मतलब अफ्रीका के वेस्ट में या अटलांटिक के ईस्ट में, देखो अटलांटिक का ईस्ट, अफ्रीका का वेस्ट एक के है, अफ्रीका के वेस्ट में पानी का जलस्तर कम हो जाएगा। और यही साउथ अमेरिका के ईस्ट में जहां ऑन शोर विंड चलेगी, वहां ओशन वाटर लेवल यहां ये ज्यादा हो जाएगा, यहां ज्यादा हो जाएगा। ध्यान देना, मैं बार बार नहीं, अचानक प्रकट हो गए और बोलोगे सर एक बार प्लीज फिर से, कोई प्लीज उलीज नहीं, फिर से ध्यान दो। अगला, जब ओशन वाटर लेवल कम हुआ तो बेटा फिर वाटर लेवल तो पूरा करेगा ओशन, तो नीचे से पानी ऊपर जाना शुरू हुआ। ओशन वाटर लेवल कम हुआ तो पानी तो नीचे से जाएगा, तो यहां से पानी ऊपर जाना शुरू किया। तो जब ओशन वाटर लेवल कम हुआ, फिर से देखो, तो फिर क्या होना शुरू हुआ, ये अपवेलिंग ऑफ कूल वाटर कहां से, फ्रॉम ओशन बॉटम। ओशन के बॉटम से कूल वाटर ऊपर जाने लगा। क्यों कूल वाटर ऊपर जाने लगा, क्योंकि इस ओशन के ऊपर वाले लेयर का टेम्परेचर सनलाइट के इंपैक्ट के नाते ज्यादा, ओशन के बीच वाले लेयर का टेम्परेचर नॉर्मल, ओशन के नीचे वाले लेयर में सनलाइट पहुंचती नहीं है, इसीलिए इसका टेम्परेचर कम होता है और ये पानी ऊपर जाने लगा। क्यों ऊपर जाने लगा, क्योंकि यहां ओशन लेवल वाटर लेवल कम हुआ। क्यों ओशन वाटर लेवल कम हुआ, क्योंकि यहां ऑफशोर विंड चल रही है। तो जब ओशन वाटर लेवल कम हुआ, ऑफशोर विंड चल रही है, ऑफशोर विंड चल रही है, ठंडा पानी ऊपर गया तो क्या डेवलप हो गई, तो क्या ओशन वाटर टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। और जब ओशन वाटर टेम्परेचर डिक्रीज हो गया तो क्या डेवलप हो गया, डेवलप कूल ओशन करंट। क्या डेवलप हो गया बेटा, कूल ओशन करंट। इसका मतलब ध्यान देना, इसका मतलब अगर जो इस मैप में हम ध्यान से देखें, ध्यान देना बेटा पूरी ध्यान, अगर जो हम ब्लू पेन से कूल करंट को इंडिकेट करें और रेड पेन से हम वार्म करंट को इंडिकेट करें, तो जहां जहां ध्यान देना प्लीज, जहां जहां ऑफशोर विंड इफेक्टेड होगा वहां 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 कूल करंट होगी। बस नाम अलग है, सेम नेचर है, नाम अलग नेचर सेम। अरे भाई ये अंगोला के बगल में एक शहर है बेंगुला, तो बेंगुला नाम हो गया। यही बगल में एक आइलैंड है कनारी, तो कनारी नाम हो गया, इसका अलग है नाम। कैलिफोर्निया के बगल में कैलिफोर्निया नाम हो गया। पेरू एक देश है, इसका नाम पेरू हो गया, हमने मॉनसून में पढ़ा था। ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में है तो वेस्ट ऑस्ट्रेलिया हो गया। लेकिन नेचर सब का सेम है, सब ने सारे ओशन करंट जो भी ब्लू पेन से लिखा है, सारे ओशन करंट कैसे बने हैं, ऑफशोर विंड इफेक्टेड है। अच्छा उधर देखते हैं, उधर देखते हैं, यहां ऑनशोर विंड है। ऑनशोर विंड में, ये ऑनशोर विंड में क्या आया, यहां वह ओशन वाटर लेवल ज्यादा हो गया और फिर यहां कलेक्शन ऑफ वार्म वाटर, यहां ये गर्म पानी इकट्ठा हुआ ना,
जिससे यहां क्या बना, जिससे यहां ओशन टेम्परेचर इंक्रीज हो गया और डेवलप हो गई वार्म करंट। फिर एंड और वाटर क्या होने लगा, और वाटर डाउन वेलिंग होने लगा, डाउन होने लगा। तो यहां से ऐसे वाटर डाउन होता है और ऐसे ये चलता रहता है ओशनिक सर्कुलेशन। तो वाटर क्या होने लगा, ये डाउन होने लगा। ठीक है, तो जहां जहां ऑन शोर विंड है, जहां जहां ऑन शोर विंड है, यहां ऑन शोर विंड, यहां ऑन शोर विंड, अब फिर से देखो, यहां ऑन शोर विंड, यहां ऑन शोर विंड, ऑन शोर विंड, वहां वार्म ओशन करंट होगी, वार्म ओशन करंट होगी। तो जैसे देखो, और क्यों वार्म ओशन करंट होगी आप देख लिए, जैसे इसमें ये कनारी, ये बेंगुला, अब यहां भीड़ नहीं लगाऊंगा, ये वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, सब वेस्ट में है, ये पेरू, ये कैलिफोर्निया, बेंगुला, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन, सब वार्म ओशन करंट। अच्छा, अब एक बात ध्यान दो, इसका मतलब ओशन के ईस्ट में या कॉन्टिनेंट के वेस्ट में, कॉन्टिनेंट का अगर जो ट्रॉपिकल रीजन में है, ऑफशोर विंड इफेक्टेड है, तो वहां कैसी, वहां ऑफशोर विंड चलेगी। और जब ऑफशोर विंड चलेगी, जब ऑफशोर विंड चलेगी तो वहां पानी नीचे से ठंडा पानी ऊपर आएगा, मतलब पानी ठंडा हो जाएगा। और बेटा जब पानी ठंडा, ध्यान देना, जब पानी ठंडा हुआ तो ठंडी ठंडी जलधारा, कूल ओशन करंट, और कूल ओशन करंट, पानी ठंडा हो गया तो पानी ठंडा होगा तो इवापोरेशन ज्यादा होगा या कम, जवाब बताइए। पानी ठंडा हुआ तो इवापोरेशन ज्यादा हुआ या कम? पानी ठंडा हो जाएगा तो इवोपरेशन ज्यादा या कम? 4 बार तो पूछना पड़ रहा है यार। अच्छा, आप तक लेट पहुंचता है। पानी ठंडा होगा, कम होगा, तो जब इवापोरेशन कम होगा तो इसका मतलब क्लाउडिंग, बादल, क्लाउड फॉर्मेशन कम होगा, क्लाउड फॉर्मेशन कम होगा तो रेन क्या होगी, कम होगी। इसीलिए हर कॉन्टिनेंट के वेस्ट में, वेस्ट में, वेस्ट में, वेस्ट में, वेस्ट में डेजर्ट है। तो हर कॉन्टिनेंट के वेस्ट में डेजर्ट क्लाइमेट मिलता है। क्यों? क्योंकि ये ठंडी ओशन करंट है, कूल ओशन करंट है, इसीलिए डेजर्ट मिलता है। यहां अटकामा डेजर्ट, मोजावे डेजर्ट, सहारा, नामीब, यहां ग्रेट सैंडी डेजर्ट, सिम्सन डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, सारा वेस्ट में है। समझ में आ रही बात? तो कॉन्टिनेंट के वेस्ट में ओशन करंट क्यों मिलता है, सॉरी डेजर्ट क्यों मिलता है? क्योंकि यहां ठंडा पानी है, इवोपरेशन कम होता है, जिससे बारिश कम होती है। कॉन्टिनेंट के ईस्ट में गर्म पानी, गर्म पानी, बारिश ज्यादा, बारिश ज्यादा, इसलिए हर कॉन्टिनेंट का ईस्ट वाला रीजन, ट्रॉपिकल रीजन में या तो इक्वेटोरियल रीजन होता है या तो मॉनसून, या तो मॉनसूनी रीजन होता है। समझ में आ रही बात? क्या इतना मैं आपको समझा पाया? आगे बढ़ जाएं। तो अब ओशन करंट ही तो लिख लेने हैं, ओशन करंट लिख लेना है। शुरू किया जाए। मैं इसे आपको लिखा दे रहा हूं, और हालांकि पीडीएफ में तो दिया ही गया है, लेकिन एक बार लिख लेंगे, मेरे तरीके से लिख लेंगे तो भूलेगा नहीं। और नहीं तो ऐसा थोड़ी ना है कि पहली बार आप ओशन करंट पढ़ रहे होंगे, है ना, कभी ना कभी कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा।
आज तक तो नहीं पता चला कि यार पानी ठंडा होता। अब फिर से देखो, ये बेटा नेचर है, हवा चलनी बंद हो जाए तो ये सारा प्रोसेस बंद हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को देखो, इसी पूरे प्रोसेस को ये पूरा प्रोसेस जो है, ये पूरा प्रोसेस, अब मैं गोला नहीं पा, इसी को कहते हैं ओसेनिक सर्कुलेशन। इस ओसेनिक सर्कुलेशन से, इसी ओसेनिक सर्कुलेशन से, ध्यान देना, इसी ओसेनिक सर्कुलेशन से समुद्री बायोडायवर्सिटी मेंटेन रहती है। इसी से न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफर होता है। ये ना हो, मतलब हवा ना चले तो ये सर्कुलेशन भी नहीं होगा। आप खुद सोचो, हवा ना चले सर्कुलेशन ही नहीं होगा, कितना एक दूसरे से जुड़ा है। इसलिए मैंने आपसे शुरू से बोला, ये नेचुरल साइंस है, इसे पढ़ना आसान है। इस ओसेनिक सर्कुलेशन में जो ऊपर की तरफ पानी फ्लो कर रहा है, इसी को करंट कहते हैं, ओशन करंट। इसी ओशन करंट के अपोजिट जो ओशन बॉटम पर इसके अपोजिट पैरेलल मूव कर रहा है, इसी को क्रीप कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? क्रीपिंग या क्रीप। समझ में आ रही बात? तो एक एक करके ओशन करंट पढ़ लेते हैं, ठीक है? यहां ओशन करंट पढ़ लेंगे। चलो, यहां लगा है, आप चाहें तो इसी को पढ़ लेते हैं। देखो, शुरू करते हैं। ये एक ओशन करंट है, इसमें भी दिया ही है, ठीक है? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओशन करंट। हेडिंग कर लो, ओशन करंट ऑफ अटलांटिक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओशन करंट ऑफ अटलांटिक। क्या मैं भी बनाता चलूं, मैं भी ड्रॉ कर दूं, वो समझ में आएगा, या इससे आप समझ जाओगे? जो आप, जैसी आपकी खुशी हो, बताइए बाबू। मैं भी ड्रॉ कर दूं, वो आप ज्यादा बेहतर समझते हो, या इससे आप समझ जाओगे? जिससे आप समझ जाओ वो मैं कर दूं, आपकी मर्जी। बोलो बाबू। मैप से समझ जाएंगे। चलो तो लिखो, सबसे पहला ओशन करंट, अटलांटिक ओशन। तो हमें ऐसे ऐसे हेडिंग करना है। देखो, ऐसे आप करोगे काम बन जाएगा। ऐसे आपको एक तरफ लिख लेना है ओशन करंट, एक तरफ लिख लेना इसका नेचर। तो ओशन करंट और नेचर एक तरफ लिख लेना। तो मान लेते हैं हमने लिखा बेंगुला, बेंगुला, इसका नेचर या तो कूल होगा या तो वार्म, तो नेचर वाला कॉलम छोटा रखना। फिर एक तरफ लिख लेना इसका लिख लेना प्लेस, कौन सा रीजन है, रीजन कहां ये फ्लो कर रहा है। फिर उसके बाद लिख लेंगे इसमें कॉजेज ऑफ ओरिजिन या फॉर्मेशन। ऐसे 4 हेडिंग कर लो, ऐसे लिख जाओ, ठीक है? ऐसे ही लिख जाओ। चलो, तो सबसे पहला अब हम लिखने जा रहे हैं किसका? अटलांटिक का, अटलांटिक का, ठीक है? तो अटलांटिक में ये 2 देखो कौन कौन सी, बेंगुला और कनारी। पहले बेंगुला लिखो, अब जल्दी जल्दी लिख जाओ। मैं भी ड्रॉ कर दे रहा हूं, है ना? मैं भी ड्रॉ ही कर दे रहा हूं यहां।
इस मैप पे मैं ड्रॉ कर दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं। इस मैप पे मैं ड्रॉ कर दूंगा। तो सबसे पहले इधर इधर एक ओशन करंट है, बेंगुला, बेंगुला। चलो, तो अटलांटिक ओशन, पहली ओशन करंट बेंगुला। नेचर में क्या लिखोगे? कूल। जल्दी जल्दी लिखते जाओ, अब इसमें समय नहीं है। इसका सब पीडीएफ दिया है, देखो, बेंगुला, बेंगुला। तो इसका नेचर क्या है? कूल। नेचर क्या है? कूल। क्या दूसरा रीजन? प्लेस कहां है? कौन से रीजन में है? प्लेस देखो, साउथ वेस्ट अफ्रीका कोस्ट और साउथ ईस्ट अटलांटिक, या तो कह देंगे साउथ वेस्ट अफ्रीका कोस्ट या साउथ ईस्ट अटलांटिक, दोनों एक ही बात है। जल्दी जल्दी करो। हाँ, मैं ही ड्रॉ कर दे रहा हूं बेटा, प्रियंका, मैं ही ड्रॉ कर दूं बाबू। साउथ ईस्ट लिख लिया। ओह सॉरी, सॉरी, अच्छा ऑडियो नहीं आ रहा था, अब आ रहा होगा। तो कौन सी? कैनारी। दूसरा क्या लिख लीजिए? कैनारी। बेंगुला हो गया, कैनारी। दूसरा लिख लीजिए कैनारी। दूसरा लिख लीजिए कैनारी। अब किनारी में, किनारी जब लिखेंगे तो उसका नेचर भी तो देखो, उसका भी नेचर क्या है? ए भाई, किनारी का नेचर भी सेम है। रीजन बस अलग है, रीजन बस अलग है। नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका कोस्ट, रीजन ही तो खाली अलग है। नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका कोस्ट, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका कोस्ट, ऐसे ना बेटा। किनारी, इसका भी ओरिजिन का जो कॉजेज है सेम है, ऑफशोर विंड है। तो देखो, ये भी ऐसे हाइफन कर देना है, ऐसे कर देना है, ऐसे जो इसमें लिखे थे वही बेंगुला में जो इसी तरीके से हाइफन कर देना। आप समझ पा रहे हो? बोलिए। समझ पा रहे ना कैसे लिखना है? एक बार बताइए। ठीक है, समझ में आ रही बात ना?
आगे बढ़ो। अब ऐसे ही ध्यान दो, जब ये सारी ओशन करंट हो गई, जब ये दोनों ओशन करंट हो गई, तो ये दोनों ओशन करंट, ये दोनों ओशन करंट फिर इक्वेटर के पास आई। अब इक्वेटर से, इक्वेटर से ठीक। तो अब देखो, यहां बेंगुला कनारी दोनों आ गई, यहां दोनों आ गई। इसके बाद अब ये यहां से ऐसे ओशन करंट जाती है इधर, यहां से ऐसे यही ओशन करंट जाती है इधर, जो ऐसे मुड़ जाती है, ऐसे मुड़ जाती है। अच्छा, कुछ ओशन करंट यहां से वापस भी चली जाती है। तो जो इक्वेटर के नॉर्थ में गई इसे बोले नॉर्थ इक्वेटोरियल, जो इक्वेटर के साउथ में गई इसे बोले साउथ इक्वेटोरियल। ठीक है, साउथ इक्वेटोरियल। अब जो उल्टी जा रही है उसे बोले रिवर्स इक्वेटोरियल। लेकिन ये तीनों की तीनों गर्म हैं, ये तीनों की तीनों वार्म ओशन करंट हैं। समझ में आ रही बात? ये तीनों की तीनों वार्म ओशन। हाँ बेटा संतोष, तो वो इसलिए कभी कभी एटलस में दिखाता है, एटलस में आपके 2 महीनों का ओशन करंट दिख रहा होगा, एक गर्मी वाला एक ठंडी वाला, एक जनवरी का दिखा रहा होगा, एक जुलाई का दिखा रहा होगा। समझे? तो आपको जुलाई वाला देखना है, आइडियल है ना? ठीक है। तो अब इनको लिख लो, यहां देखो मैप, ये देखो, लिखो नॉर्थ इक्वेटोरियल एंड साउथ इक्वेटोरियल। जल्दी से लिखो, नॉर्थ इक्वेटोरियल एंड साउथ इक्वेटोरियल करंट। वॉइस कट हो गई ना? ना आवाज तो आ रहा है, कभी कभार हो जा रहा था तो वो सही हो गया। नॉर्थ इक्वेटोरियल एंड साउथ इक्वेटोरियल करंट। ठीक है। अब ये कैसी करंट है? पहला, इसका नेचर, नेचर में वार्म करंट है। ये भी दोनों, दो ही लिखना है, नॉर्थ साउथ दोनों वार्म करंट है। रीजन कहां, रीजन कहां है? देखो, रीजन लिखेंगे ना, रीजन कहां है? तो रीजन देखो, लिखो पैरेलल मूवमेंट ऑफ इक्वेटर इन अटलांटिक, पैसिफिक एंड इंडियन ओशन, तीनों जगह चलती हैं, नॉर्थ साउथ। तो कैसे लिखना है? पैरेलल मूवमेंट ऑफ इक्वेटर इन अटलांटिक, पैसिफिक एंड इंडियन ओशन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। देखो ईस्ट से वेस्ट चल रही है। जल्दी, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट हो गया। अब ये क्यों चल रही है? चलने का कारण क्या है? फिर से देखो, इसके चलने का कारण क्या है? इसके चलने का कारण क्या है? कॉजेज क्या है? रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ का रोटेशन किधर से किधर होगा? वेस्ट से ईस्ट। इसीलिए इस वेस्ट से ईस्ट ऐसे इधर से इधर मूव करेगी, अर्थ इधर से इधर मूव करेगी। तो जब अर्थ इधर से इधर मूव करेगी, इसीलिए अर्थ के रोटेशन के अपोजिट, ईस्ट से वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट जाती है। अर्थ उधर से मूव करेगी इधर, तो इसीलिए धारा, ओशन करंट इधर से इधर जा रही है, उसके अपोजिट। तो इसके चलने का कारण क्या होगा? रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ। जल्दी करो। अब इसी में लिखो काउंटर इक्वेटोरियल, काउंटर इक्वेटोरियल।
तो बेटा इतनी चौड़ी ओशन करंट जा रही है तो इस लैंडफॉर्म से टकरा के वापस आती है। देखो इतनी चौड़ी, यहां लैंडफॉर्म है, इससे टकरा के वापस चली जाती है, कुछ पानी वापस चला जाता है, उसी को कहते हैं काउंटर इक्वेटोरियल। इसका भी नेचर, कॉजेज क्या है? रोटेशन ऑफ अर्थ। नॉर्थ और साउथ इक्वेटोरियल का कॉजेज क्या है? रोटेशन ऑफ अर्थ। तो रोटेशन क्या पॉजिटिव मूव करती है। इतना ही लिखो ना, इतना कॉजेज पूछा नहीं जाएगा यार। मैं तो सोचा था कि बस खाली ओशन करंट बता दूंगा एडीओ बैच में, लेकिन ठीक है चलो जल्दी से लिख लो। तो काउंटर इक्वेटोरियल वार्म नेचर है, ये भी लिख लो। पैरेलल मूवमेंट ऑफ इक्वेटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, पैरेलल मूवमेंट ऑफ इक्वेटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, अब वार्म नेचर है, ये क्यों चल रही है, ये क्यों? तो देखो इतनी चौड़ी ओशन करंट जब जाती है तो इस लैंड फॉर्म से यहां पानी ज्यादा है, यहां से वापस भी आता है। जैसे पानी खूब चौड़ा जा रहा है, कहीं मेड़ से टकराया, कहीं कुछ से टकराया, वापस भी कुछ आने लगता है। तो ये इसीलिए वापस आने लगती है। क्यों? तमाम चीजें हैं, यहाँ बारिश ज्यादा हो रही है, यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ अमेजन रिवर अपना पानी गिरा देती है, ऐसे यहाँ पानी ज्यादा रहता है बारिश ज्यादा होने से। तो पानी यहाँ ज्यादा है तो ये पानी बीच से वापस आने लगता है, हर जगह पानी बीच से वापस आने लगा, यहाँ भी पानी बीच से वापस आने लगा। समझे? ठीक है, तो काउंटर इक्वेटोरियल का कॉजेज क्या होगा? स्ट्रक्चर ऑफ कोस्ट। क्यों ये चल रही है? स्ट्रक्चर कोस्ट का ऐसा है, तट ऐसे मिल जा रहे हैं। पहला कॉजेज लिख लो। दूसरा कॉजेज क्या है? सैलिनिटी एंड डेंसिटी ऑफ वाटर, सैलिनिटी एंड डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, सैलिनिटी एंड डेंसिटी ऑफ वाटर। हो गया? लिख लिया? अब फिर नॉर्थ इक्वेटोरियल, साउथ इक्वेटोरियल, काउंटर इक्वेटोरियल, तीनों हो गई। ये भी यहां देखो, यहां नॉर्थ इक्वेटोरियल। अब फिर से इसी कोस्ट से टकराकर नॉर्थ इक्वेटोरियल ऐसे इधर हो गई, इसी कोस्ट से टकराकर साउथ इक्वेटोरियल इधर हो गई। अब यही साउथ इक्वेटोरियल बन जाती है ब्राजीलियन, यही नॉर्थ इक्वेटोरियल बन जाती है कैरेबियन, या इसी को कहते हैं फ्लोरिडा। इसी को फिर आगे बढ़ने पर गल्फ स्ट्रीम, है ना? तो इसी को बोल देंगे। तो अब अगला लिख लो इधर वाला, यहां देख के। तो अगला लिखो ब्राजीलियन, ब्राजीलियन। ब्राजीलियन, जल्दी से। नेचर में क्या लिखना है? वार्म। नेचर में ब्राजीलियन में वार्म। रीजन में साउथ ईस्ट ब्राजील कोस्ट। एरिया कौन सा होगा? साउथ ईस्ट ब्राजील कोस्ट। साउथ ईस्ट ब्राजील कोस्ट। क्यों ये जन्म ले रही है? ब्राजीलियन गर्म है, तो पहला लिख लो ऑन शोर विंड है। कॉजेज क्या होगा इसका? कॉजेज क्या होगा ब्राजीलियन का? तो लिख लो ऑन शोर विंड। टेम्परेचर, कलेक्शन ऑफ वार्म वाटर है ना, तो दूसरा कॉजेज क्या होगा इसी का?
टेम्परेचर। तीसरा कॉजेज क्या होगा? तीसरा कॉजेज, अरे भाई स्ट्रक्चर ऐसा है तभी तो इधर आई ये हवा, ये ओशन करंट ब्राजीलियन, ये तो ब्राजीलियन है बेटा, देखो पहले ही बताया ब्राजीलियन है, ये कैरेबियन है, यहीं ऐसे ये गल्फ स्ट्रीम है। तो यहां स्ट्रक्चर ऑफ कोस्ट, तीसरा कॉजेज, स्ट्रक्चर भी ऐसा है। ठीक है, चलो हो गया, कॉजेज भी हो गया। अब फिर ब्राजील, अब लिखो गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम अगला कौन सा? गल्फ स्ट्रीम। सेम नेचर है, देखो गल्फ स्ट्रीम का, यहां गल्फ स्ट्रीम को जो लिख देंगे, गल्फ स्ट्रीम नेचर वार्म है, ठीक है। यहां गल्फ स्ट्रीम नेचर वार्म, क्या लिखोगे? नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन। गल्फ स्ट्रीम कहां चलती है? नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन। गल्फ स्ट्रीम कहां चलती है? नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन, नियर ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन नियर ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन नियर ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ओके बेटा, अब फिर इसका कॉजेज सेम यही लिख लो जो ब्राजीलियन का आपने लिखा यहां, मतलब यहां हाइफन दे दीजिए। ऐसे जो ब्राजीलियन का ऑनशोर ट्रेड विंड, ये सब ब्राजीलियन का सेम है, सेम लिख लो, सेम है सब कुछ। ठीक है, अब देखो, अब अगला, अगला फिर से देखो इसमें, यहां लेब्राडोर, कौन सी ओशन करंट? लेब्राडोर। अगली ओशन करंट कौन सी है? लेब्राडोर। नेचर, लेब्राडोर का नेचर कैसा है? नेचर कूल है। रीजन कहां है? लेब्राडोर सी नियर ग्रीनलैंड कोस्ट। लेब्राडोर सी नियर ग्रीनलैंड कोस्ट। कॉजेज क्या है? ये क्यों जन्म ले रही है? तो बेटा यहां बर्फ गलता है, मेल्टिंग ऑफ आइस। इसका कूल नेचर इसलिए तो है क्योंकि ये बर्फ गलने से जन्म ले रही है, निकल रही है, ओरिजिन हो रहा है इसका। तो लेब्राडोर डन हो गया, बर्फ के गलने से होता है। अगला, अब यहां भी देखो ध्यान से बेटा, जहां जहां गर्म और ठंडा पानी मिलता है, देखो जहां गर्म ठंडा पानी मिल रहा है, यहां भी ऐसे गर्म ठंडा पानी मिल रहा है, ठीक है। जहां जहां गर्म ठंडा पानी मिलता है, जहां जहां गर्म ठंडा पानी मिलता है, वहां ऑटम मौसम होता है, ना तो पानी ठंडा रह जाता है ना तो गर्म रह जाता है। अब इससे क्या होता है? इसीलिए
उन जगहों पर मरीन बायोडाइवर्सिटी सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक। जहां जहां गर्म ठंडा पानी मिलेगा वहां मरीन बायोडाइवर्सिटी सबसे अधिक होगी, इसलिए वहां मछली ज्यादा मिलती है, इसलिए वहां कोरल रीफ्स ज्यादा मिलते हैं। लेकिन जब गर्म और ठंडा पानी मिलता है तो वहां फॉगी वेदर होगा, मौसम फॉगी होगा, धुंध जैसा रहेगा, है ना। इसीलिए टाइटैनिक यहां से चली थी, यहां आके टकरा गई, क्योंकि धुंध मौसम था, दिखा नहीं। यहां दो ओशन करंट टकराती हैं, दो ओशन करंट टकराती हैं, दो ओशन करंट टकराती हैं। और यही रीजन है, यही 3 रीजन है जहां मछली का उत्पादन भी सबसे अधिक होता है। समझे? अगला लिख लो इसी में, गल्फ स्ट्रीम ही नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, लिख लो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, नेचर वार्म, नेचर वार्म, प्लेस नाम में ही इसका प्लेस है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन। ओरिजिन क्यों हो रहा है? चौथे कॉलम में क्या लिखना है ओरिजिन में? ओरिजिन देखो, यहां तक तो ट्रेड विंड चलती है, यहां ऐसे वेस्टर्ली चलने लगती है, तो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट का ओरिजिन का कॉजेज क्या है? वेस्टर्ली विंड। वेस्टर्ली विंड, वेस्टर्ली विंड। क्लियर? ठीक है, ठीक है ना बेटा। अगला इतना तो सारा हो गया, अटलांटिक ओशन वाला हो गया, आई होप। ठीक है, अब ऐसे ही ध्यान दो। ये साउथ अटलांटिक ओशन में ये भी तो लिखेंगे, यहां ओशन करंट और लगाया था, कहां गया? ये देखो गल्फ स्ट्रीम, यहां वेस्टर्ली ड्रिफ्ट, ये भी लिखो वेस्टर्ली ड्रिफ्ट, ये भी लिखिए वेस्टर्ली ड्रिफ्ट। वेस्टर्ली ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट है तो ऐसे ही बेटा, वेस्टर्ली नाम है, वेस्टर्ली हवा चलती है। आपको बताया था यही वेस्टर्ली हवा साउथ में रोरिंग 40 कही जाती है, क्योंकि 40 पर आते आते रोर करने लगती है। लिखो वेस्टर्ली ड्रिफ्ट है कैसी? पहली बात, कूल नेचर की है, कूल है। नेचर कैसा बेटा? नेचर कूल है, नेचर कूल है वेस्टर्ली ड्रिफ्ट का। अब अगला रीजन कौन सा है? देखो साउथ, साउथ रीजन है ना, साउथ अटलांटिक इंडियन एंड पैसिफिक ओशन, साउथ अटलांटिक इंडियन एंड पैसिफिक ओशन। साउथ अटलांटिक इंडियन एंड पैसिफिक ओशन। तीनों में चलती है। अब आपको बोला था यहां वेस्टर्ली विंड चलती है, इसी के नाते देखो ये वेस्टर्न की तरफ चल रही है, तो लिख लो चलने का कारण क्या है? ओरिजिन, कॉजेज ऑफ ओरिजिन क्या है? वेस्टर्ली विंड। कॉजेज ऑफ ओरिजिन क्या है? वेस्टर्ली विंड। वेस्टर्ली विंड, वेस्टर्ली विंड ड्रिफ्ट ही वेस्टर्ली नहीं यार, हवा और ये ओशन करंट हम पढ़ रहे हैं। आप लोग भी कभी कभी बच्चों जैसी बातें करते हो। ए भाई, वेस्टर्ली विंड चल रही है, उसी वही जैसे हमारे अरे गांव में तालाब में पानी मूव करता है, हवा की दिशा में मूव करता है, तो हवा और पानी एक थोड़ी ना हो गया,
अब हवा की दिशा में मूव कर रहा है, तो ये हवा की दिशा में मूव कर रही है ड्रिफ्ट, ये ओशन करंट है। हवा इधर भी मूव कर रही है, इसलिए ओशन करंट है चल रही है ना बाबू। एक कैसे हो गया? पानी और हवा एक कैसे हो गया? वेस्टर्ली विंड हवा है, ये ड्रिफ्ट पानी है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। अब दूसरा पैसिफिक ओशन का, पैसिफिक ओशन की करंट। तो पैसिफिक ओशन की करंट लिखने के लिए क्या करेंगे? ये पैसिफिक ओशन यही, ऐसे कॉलम बनाएंगे। देखो, ओशन करंट पहले में लिख लेंगे, दूसरे में प्लेस, दूसरे में इसमें प्लेस लिखेंगे, और फिर लिखेंगे एज लाइक इन अटलांटिक। मतलब अटलांटिक में किसके जैसी है? जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे ध्यान दो, जैसे बेंगुला है ऐसे पेरू है। इसका मतलब अगर जो हम यहां लिखें, इसका मतलब यहां अगर जो लिखें, अरे यार, यहां लिखें पेरू, प्लेस में लिखें पेरू कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, और ये एज लाइक बेंगुला। इसका मतलब पेरू का नेचर बेंगुला जैसा है, पेरू का ओरिजिन का फैक्टर जो भी है वही किसके जैसा है? बेंगुला जैसा। ठीक है, एटलस में लिखने दो संतोष, इतना नहीं यार। विंड और ड्रिफ्ट, विंड भी लिखा होगा, ड्रिफ्ट भी लिखा होगा, विंड भी तो ऐसे चलती है। एटलस में क्या लिख रहा है? एटलस समझ ही जाते तो फिर यहां कहां पढ़ते? ठीक है, यहां ये लिख लो, तो यहां लिखना शुरू करो आप। पहला पेरू, पेरू पैसिफिक ओशन में पेरू करंट। दूसरे कॉलम में प्लेस कहां है? पेरू कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। पेरू कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका है ना। अगला किसके जैसी है ये? एज लाइक इन अटलांटिक, तो एज लाइक बेंगुला। किसके जैसी है? बेंगुला। तो इसका मतलब अब इसी कॉलम में हमारा ये बात पूरा, मतलब ये भी कूल करंट है, ये भी, इसका भी फॉर्मेशन ऑफशोर विंड से हुआ होगा। हो गया काम इसी में, आप रिवाइज कर लेना। समझे आप हम कैसे लिख रहे हैं? बोलिए बाबू। आगे बढ़ जाए। ठीक है, पेरू हो गया। अब पेरू के बाद वहां देखो कैलिफोर्निया, ये कैलिफोर्निया। तो जैसे यहां बेंगुला, ऐसे यहां क्या मिली? पेरू। जैसे यहां कनारी, ऐसे यहां मिली कैलिफोर्निया, पेरू। तो कैलिफोर्निया, और कैलिफोर्निया भी प्लेस में क्या लिखना है? प्लेस में कैलिफोर्निया के लिखो साउथ वेस्ट नॉर्थ अमेरिकन कोस्ट। प्लेस में साउथ वेस्ट नॉर्थ अमेरिकन कोस्ट नियर यूएसए एंड मैक्सिको। साउथ वेस्ट नॉर्थ अमेरिकन कोस्ट नियर यूएसए एंड मैक्सिको। ये एज लाइक कैनारी,
एज लाइक कैनारी, किसकी जैसी है? कैनारी जैसी है। फिर बेटा अब ये नॉर्थ इक्वेटोरियल, साउथ इक्वेटोरियल, काउंटर इक्वेटोरियल हमने लिखा, पहले ही लिख चुके हैं। काउंटर इक्वेटोरियल, साउथ इक्वेटोरियल, ये हम लिख चुके हैं पहले ही। ये हम पहले ही लिख चुके हैं, ठीक है, ये हम पहले ही लिख चुके हैं, कोई दिक्कत? ठीक, अगर जो पहले लिख चुके हैं, अब तो कितना बचा? यही ओशन करंट इधर आए, तो जैसे ये कैरेबियन और गल्फ स्ट्रीम बन गई, ऐसे ही यही ओशन करंट नॉर्थ इक्वेटोरियल ऐसे मुड़ी और बन गई क्यूरोसियो, यही साउथ इक्वेटोरियल ऐसे बनी और बन गई ईस्ट ऑस्ट्रेलियन, ऐसे तो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन बन गई। तो अब अगला क्या लिखेंगे? क्यूरोसियो, देखो क्यूरोसियो, पैसिफिक ओशन में क्यूरोसियो, नेचर क्या होगा? नेचर क्या होगा बाबू इसका? वार्म होगा, तो इसीलिए क्यूरोसियो प्लेस लिख लो। और ये किसके जैसी है? गल्फ स्ट्रीम जैसी है, तो नेचर वही गर्म होगा। तो क्या लिखो? नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक ओशन, नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक ओशन नियर जापान कोस्ट, नियर ईस्टर्न जापान कोस्ट प्लेस है। नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक ओशन नियर ईस्टर्न जापान कोस्ट। नियर ईस्टर्न जापान कोस्ट हो गया। किसके जैसी है? एज लाइक गल्फ स्ट्रीम, एज लाइक गल्फ स्ट्रीम हो गया। नेक्स्ट फिर से देखो, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन लिखो, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन। अब फिर इसके नाम में ही इसका लोकेशन है, इसके नाम में ही लोकेशन है। हाँ पैसिफिक बेटा, हाँ नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन, नॉर्थ पैसिफिक है, वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन इन ईस्ट जापान कोस्ट। अच्छा अब फिर ईस्ट ऑस्ट्रेलियन लिखो, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन, इसका लोकेशन इसके नाम में ही है, तो लिख लो लोकेशन क्या? ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कोस्ट और साउथ ईस्ट पैसिफिक, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कोस्ट और साउथ ईस्ट पैसिफिक, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कोस्ट और साउथ ईस्ट पैसिफिक। ये किसके जैसी? एज लाइक ब्राजीलियन, एज लाइक ब्राजीलियन, एज लाइक ब्राजीलियन हो गया बेटा। नॉर्थ साउथ काउंटर। अच्छा ये ओयासियो, एक और मिली ओयासियो, एक और ओयासियो। ओयासियो जैसे लेब्राडोर है, बर्फ के गलने से, मेल्टिंग ऑफ आइस से ये इसका फॉर्मेशन हो रहा है, सेम ओयासियो है। तो ओयासियो लोकेशन क्या होगा? लोकेशन क्या होगा? लोकेशन नॉर्दर्न पैसिफिक नियर कमचटका, नॉर्दर्न पैसिफिक नियर कमचटका पेनिनसुला, नॉर्दर्न पैसिफिक नियर कमचटका पेनिनसुला ऑफ रसिया।
ये किसकी जैसी है? एज लाइक ओया सीओ, मतलब ये भी मेल्टिंग ऑफ आइस से ही निकल रही है। एज लाइक ओया सीओ, एज लाइक ओया सीओ, एज लाइक गल्फ लेब्राडोर, माफ करना बेटा, एज लाइक लेब्राडोर, माफ करना। ठीक है, इतना तो हो गया। अब ऐसे ही इंडियन ओशन का लिख लो। इंडियन ओशन, तो इंडियन ओशन एक तरफ लिखेंगे ओशन करंट, एक तरफ लिखेंगे लोकेशन, एक तरफ लिखेंगे एज लाइक ऑफ, एज लाइक इन अटलांटिक एंड पैसिफिक। अब दोनों मालूम हो गया, तो इसमें पैसिफिक और अटलांटिक में कैसी कैसी है इंडियन ओशन की ओशन करंट। तो देखो इंडियन ओशन, अब इंडियन ओशन में कौन सी करंट है? पहला यहां वेस्ट ऑस्ट्रेलियन लिख लो, पहली ओशन करंट वेस्ट ऑस्ट्रेलियन। इंडियन ओशन में वेस्ट ऑस्ट्रेलियन, ये किसके जैसी है? ये किसके जैसी है भाई? किसके जैसी? तो इसमें नाम में ही इसका लोकेशन है, तो जो इसकी लोकेशन की बात करें, इसके लोकेशन की बात करें तो लोकेशन वेस्ट ऑस्ट्रेलिया कोस्ट, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया कोस्ट इसके नाम में ही है, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया कोस्ट। ये किसके जैसी है? देखो किसके जैसी है? एज लाइक बेंगुला, ये किसके जैसे? तीसरे कॉलम, एज लाइक बेंगुला इन अटलांटिक, पेरू इन पैसिफिक। तो यहां तीसरे कॉलम में क्या लिखेंगे? एज लाइक बेंगुला इन अटलांटिक, पेरू इन पैसिफिक, ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब ये भी कूल है। एज लाइक बेंगुला इन अटलांटिक, पेरू इन पैसिफिक, बेंगुला इन अटलांटिक, पेरू इन पैसिफिक। अगला फिर से यहां साउथ इक्वेटोरियल, नॉर्थ इक्वेटोरियल, काउंटर इक्वेटोरियल तो हम जानते हैं। फिर यहां एग्लुहस, एउलगस, एउल एउलहस, ये एगुलहस करंट है। ठीक है, तो एगुलहस ये कौन से किसके जैसी है? तो अगला अटलांटिक ओशन में एगुलहस, यहां देखो एगुलहस, तो ये किसके जैसी है? ब्राजीलियन जैसी अटलांटिक में, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन जैसी पैसिफिक में। लिख लो एगुलहस। एगुलहस, ये प्लेस क्या होगा? प्लेस साउथ ईस्ट इंडियन ओशन और साउथ वेस्ट इंडियन ओशन, माफ करना, साउथ वेस्ट इंडियन ओशन और साउथ ईस्ट अफ्रीका कोस्ट। साउथ वेस्ट इंडियन ओशन और साउथ वेस्ट इंडियन ओशन और साउथ ईस्ट अफ्रीका कोस्ट,
एज लाइक ब्राजीलियन इन अटलांटिक, एज लाइक ब्राजीलियन इन अटलांटिक, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन इन पैसिफिक, एज लाइक ब्राजीलियन इन अटलांटिक, ब्राजीलियन इन अटलांटिक, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन इन पैसिफिक। हाँ बेटा, तो ये भी वार्म करंट है, ये भी वार्म करंट है, ये भी वार्म करंट है। जैसे ब्राजीलियन ने जन्म लिया, सेम सेम, इसीलिए तो ये नेचुरल साइंस एकदम सेम है। प्रकृति का नियम बड़ा सेम होता है, उसे पढ़ना आसान है। इंसान बड़ा धूर्त होता है, इसे समझना मुश्किल है, इंसान को समझना मुश्किल है। ठीक है ना? तो लगभग चीजें हमारी हो गई। अब एक छोटा सा टॉपिक और हमारे पास है, ध्यान रखना। अटलांटिक ओशन हो गया, पैसिफिक ओशन हो गया। अच्छा, और इसमें हाँ? चलो थोड़ा सा हम अफ्रीका, जैसे यूरोप कल बताए, ऐसे ही हल्का सा हम आपको अगर जो इशारा कर दें तो अफ्रीका हो जाएगा, है ना बेटा? हल्का सा हम आपको बता दें तो आप अफ्रीका कर लीजिएगा। एटलस में ये रीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए थोड़ा सा इसे हम कर देते हैं। चलो फिर से उसी स्टाइल में हमें पढ़ना है। उसी स्टाइल का मतलब, उसी स्टाइल का मतलब जैसे ध्यान दो, जैसे हम किसी नदी से एंट्री मार रहे हैं, किसी नदी से एंट्री मार रहे हैं, सॉरी किसी नाव से एंट्री मार रहे हैं। अब नाव से एंट्री मारेंगे तो देखो यहां कनारी आइलैंड मिला, देखो यही कनारी, अभी तो कनारी देखो, कनारी आइलैंड इस, ये कनारी स्पेन का आइलैंड है। तो अब हम अगर जो ऐसे एंट्री मारे तो यहां मिलेगा जिब्राल्टर। जिब्राल्टर मेडिटेरियन सी को अटलांटिक ओशन से जोड़ेगा, और जिब्राल्टर से जब एंट्री मारेंगे तो देखो ऐसे छोटे छोटे देश मिलेंगे। सबसे पहले मोरक्को, फिर दूसरा देश मिलेगा अल्जीरिया, तीसरा यहां देखना तुनिसिया, चौथा लीबिया, पांचवा इजिप्ट। एक बार फिर से देखो, मोरक्को, अल्जीरिया, तुनिसिया, लीबिया और फिर कौन सा? इजिप्ट। ये पांचों देश ये कोस्टल कंट्री हैं, किसके? मेडिटेरियन सी के पांचों देश हैं। इन पांचों देश में बेटा, इन पांचों देश के पांचों बर्बर ट्राइब रहती है, इसीलिए इसे बर्बर स्टेट कहते हैं। ये पांचों के पांचों इस्लामिक रिलीजन वाले स्टेट हैं। पांचों के पांचों कौन से? इस्लामिक रिलीजन वाले स्टेट हैं। अगला फिर से देखो, अगला फिर मोरक्को, अल्जीरिया, तुनिसिया, मोरक्को, अल्जीरिया, तुनिसिया। अगला इस मोरक्को, अल्जीरिया, तुनिसिया, यहां इसमें
इन तीनों में मिलेगा एटलस माउंटेन। एटलस माउंटेन। अब फिजिकल मैप मैं डाउनलोड किया नहीं, लेकिन करना चाहिए था, है ना। पॉलिटिकल और ऐसे ही कहीं मिल जाएगा फिजिकल। एटलस माउंटेन यहां देखा ना, ये ही ठीक है। तो ये ना, वेब पेज है, ये तो सेव होगा नहीं, तो हटा देते हैं। और कहीं मिलेगा, यहां मिलेगा जेपीजी इमेज, दिखा देता है। तो कौन कौन सी कंट्री में, कौन कौन सी कंट्री में बेटा, देखो 3 कंट्री में मिलेगा एटलस माउंटेन। कौन सा एटलस, देखो एटलस माउंटेन कौन कौन सी कंट्री हमें यहां मिली, यहां देखो मैंने बताया कौन कौन सा। मोरक्को, अल्जीरिया और तुनिसिया में मिलेगा एटलस माउंटेन। क्या मिलेगा? एटलस माउंटेन। इस एटलस माउंटेन की क्या खास बात है? इस एटलस माउंटेन, ये एटलस माउंटेन एक, ये एटलस माउंटेन ये भी एक न्यू फोल्डिंग माउंटेन है, जैसे कि हिमालय। अच्छा, इसकी हाईएस्ट पीक माउंट टोबुकल, माउंट टोबुकल इसकी हाईएस्ट पीक है ना, इसकी हाईएस्ट पीक अगर जो यहां आप देख रहे होंगे तो मिलेगा। अब फिर से आगे बढ़े, आगे बढ़े। मोरक्को, अल्जीरिया, तुनिसिया, अगला तुनिसिया और लीबिया, तुनिसिया और लीबिया। तो इसका अब अगला तुनिसिया और लीबिया का जो कोस्ट है, ये क्रूड ऑयल रिजर्व और माइनिंग के लिए फेमस है। क्रूड ऑयल का यहां रिजर्व भी बहुत ज्यादा है और माइनिंग भी ज्यादा होता है। समझ में आ रही बात? इतनी बातें बोलो बेटा। चलो इतना हो गया, मान लेते हैं। तो लीबिया। अब पहुंच गए इजिप्ट। इजिप्ट, इजिप्ट में जब आएंगे तो यहां एक पोर्ट मिलेगा एलेक्जेंड्रिया। कौन सा पोर्ट? एलेक्जेंड्रिया। अब यहां इजिप्ट के मैप को आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा न्यूज में रहने वाला जगह है। सबसे ज्यादा न्यूज में है ये समय, सबसे ज्यादा न्यूज में है, क्योंकि यही सारा बवाल हो रहा है इस समय। जितने भी बवाल हैं अभी, दुनिया के आधे बवाल यही हैं, है ना। दुनिया का आधा बवाल इधर ही है, देख लो। चलो, तो यहां देखो हमने क्या देखा? मोरक्को, अल्जीरिया, तुनिसिया, लीबिया, इजिप्ट, पांचों बर्बर स्टेट, इस्लामिक रिलीजन, मेडिटेरियन सी में है। फिर से मोरक्को, अल्जीरिया, तुनिसिया में एटलस माउंटेन, एटलस माउंटेन हाईएस्ट पीक माउंट बुकल। फिर तुनिसिया लीबिया का कोस्ट, तुनिसिया लीबिया का कोस्ट त्रिपोली के पास ये क्रूड ऑयल के रिजर्व है। मेडिटेरियन से आगे अब एलेक्जेंड्रिया, ध्यान देना। एलेक्जेंड्रिया कौन सा पोर्ट? एलेक्जेंड्रिया, एलेक्जेंड्रिया ध्यान देना। एलेक्जेंड्रिया नॉर्थ अफ्रीका का सबसे बड़ा पोर्ट है, पहला पॉइंट। दूसरा, ये दूसरा पॉइंट कौन सा? दूसरा, ये मेडिटेरियन सी पर है। दूसरा पॉइंट, ये नाइल रिवर के माउथ पर है, नाइल रिवर के माउथ पर। इसी नाइल रिवर के बेसिन में ही कैपिटल इजिप्ट की कायरो है। कायरो, ध्यान देना, कायरो चावल की खेती के लिए बड़ा फेमस है, पेडी क्रॉप्स एंड कॉटन। इजिप्ट गेहूं दूसरे जगह से मंगाता है,
गेहूं खाना होता है तो दूसरी जगह से मंगाते हैं लोग। चावल की खेती ज्यादा होती है क्योंकि नाइल रिवर है यहाँ। कौन सी? अब यहीं देखो, यहीं कायरो। अब ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा है, ये वाला ऐसे, ये वाला रीजन, ये वाला ऐसे देखो, ये वाला ऐसे रीजन है ऐसे। इसके एक तरफ ओशन है, इसके दूसरी तरफ भी ओशन है। इसे ही कहते हैं सीनाई पेनिनसुला। ये सीनाई पेनिनसुला इजिप्ट का है। ये इजिप्ट का है बेटा। इसी सीनाई पेनिनसुला के वेस्ट में, वेस्ट ध्यान देना, वेस्ट यहीं से बना दी गई है स्वेज कैनाल। यहीं से बना क्या दी गई है, मतलब यहीं से ऐसे स्वेज कैनाल है, स्वेज कैनाल बना दी गई है। और इसी स्वेज कैनाल को पार करके फिर से देखो, यहां का जो बाउंड्री ध्यान से देखेंगे तो यहीं इजराइल है। देखो ये इजराइल, इसका मतलब कायरो से जाओगे इजराइल, इजराइल से फिर नॉर्थ में लेबनान, यहीं सीरिया, यहीं जॉर्डन, यहीं सारा कॉन्फ्लिक्ट है। तो यहां का जो मैप देख लोगे कि किसकी किसकी बाउंड्री शेयर कर रहा है एटलस में, तो एक बार यहां से पक्का एक आध नंबर मिल जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट यहीं पे है, सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट तो आपको यहीं दिख रहा है। तो ये जो स्वेज कैनाल बनाई गई, तो देखो स्वेज कैनाल किसको किससे कनेक्ट कर दे रही है, स्वेज कैनाल किसको किससे कनेक्ट कर रही है, रेड सी को मेडिटेरियन सी से। यहां जो स्वेज कैनाल बनाई गई है ऐसे, ये स्वेज कैनाल ये किसको किससे कनेक्ट कर रही है, मेडिटेरियन सी को रेड सी से। तो स्वेज कैनाल कहां बनाई गई है, किधर किधर, सिनाई पेनिनसुला के वेस्ट में बनाई गई है, सिनाई पेनिनसुला के वेस्ट में। इसी ये सिनाई पेनिनसुला, इसके इधर सिनाई पेनिनसुला, इसके इधर एशिया है, इसके इधर एशिया, इसके इधर अफ्रीका है। इसे सिनाई पेनिनसुला, इसे कहते हैं इस्थमस। जैसे स्ट्रीट होता है इसे कहते हैं इस्थमस। इस्थमस क्या, इसका मतलब दो पानी के बीच में सबसे कम कॉन्टिनेंटल एरिया, उसी को कहते हैं इस्थमस। तो दो पानी है, इसके बीच में सबसे कम कॉन्टिनेंट यही है, सबसे कम लैंड मास यही है, उसी को कहते हैं इस्थमस। तो सिनाई इस्थमस का एग्जांपल है। समझ में आ रही बात? बोलो, इतना हो गया। तो ये कायरो से फिर इधर चले आए कहां, रेड सी, स्वेज कैनाल पार किए, रेड सी में आ गए। अब रेड सी के बाद अब देखो, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री से बोलती है वाना रीजन, वाना एक डिपार्टमेंट है हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री में। वेस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, ये वाना है। वेस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, इसे वाना बोलते हैं। हमारे कई जगह पेपरों पर में आप पढ़ते होंगे वाना रीजन। वाना रीजन बड़ी न्यूज में रहता है। समझ में आ रही बात? तो वाना रीजन बड़ी न्यूज में रहता है। अब इधर से हम जल्दी जल्दी करा दे रहे हैं आपको। तो ये रेड सी के आगे बढ़ो, देखो अब रेड सी के आगे बढ़ो। ये रेड सी के बाद मिलेगा इरिट्रिया। क्या मिलेगा? इरिट्रिया। फिर से देखो यूथोपिया, अभी बच्चे किडनैप हुए हैं यूथोपिया में, खूब ज्यादा न्यूज में है। यहां देखो, यहां एक देश मिलेगा जिबूती, दिजिबूती लिखा है, जिबूती। और यहां यमन, ये ओमान, ठीक है। ओमान यमन में जमीन आसमान का, ओमान एकदम डेवलप, यमन गरीब, इजराइल रोज अटैक कर रहा है इस पे। और बीच में सऊदी अरब, ये अरबियन पेनिनसुला सबसे बड़ा यहां सऊदी अरब। तो फिर से देखिए यमन, अब यमन और ये जिबूती, यमन जिबूती, इसके बीच में ओशन करंट, यमन और जिबूती, इसके बीच में देखो यमन और जिबूती, यहीं बर्ब अल मंडेब स्ट्रेट है, इसे भी दिखा देते हैं। स्ट्रेट
चलो इसमें यहां देख लो। तो जब हम इन दोनों को क्रॉस करेंगे, जब हम इन दोनों को क्रॉस करेंगे, इनको क्रॉस करेंगे यहां, तो यहां एक स्ट्रेट मिलेगी जिसे हम कहते हैं बर्ब अल मंडेब। क्या बोलेंगे भाई? एक एक चीज तो डाउनलोड करना पड़ रहा है। मंडेब, बर्ब अल मंडेब। देखो तो इसका मतलब ये जिबूती को यमन से अलग करेगा। बर्ब अल मंडेब, बब अल मंडेब। ये देखो बब अल मंडेब स्ट्रीट। अब ये बब अल मंडेब स्ट्रीट क्या करता है, ध्यान देना। ये बब अल मंडेब स्ट्रीट ये क्या करता है? पहला पॉइंट, ये यमन, यमन को जिबूती से सेपरेट करेगा। ये सेपरेट करेगा। यमन का मतलब एशिया को अफ्रीका से सेपरेट करेगा। ये एक, लेकिन गुल्फ ऑफ एडन को रेड सी से कनेक्ट करेगा। लेकिन ये कनेक्ट किसको करेगा? ये सेपरेट करेगा। और कनेक्ट किसको करेगा? कनेक्ट कर रहा है गुल्फ ऑफ एडन, कनेक्ट कर रहा है किसको? रेड सी से। किसको कनेक्ट कर रहा है? तो गुल्फ ऑफ एडन को रेड सी से कनेक्ट कर दे रहा है। ठीक है, तो ये बब अल अब मंडेब। यहां देखो बब अल मंडेब। क्लियर? अब फिर से इसके बाद अगर जो हम जाएं तो एक देश मिलेगा सोमालिया। एक देश कौन सा मिलेगा? सोमालिया। देखते चले जाओ। अब यहां सोमालिया, सोमालिया, इसका मैप आगे है। देखो ये सोमालिया, कैपिटल मोगादिशु, कैपिटल मोगादिशु। तो सोमालिया के बाद फिर से देखो कीनिया, कैपिटल नैरोबी। नैरोबी एक हिली स्टेशन है। चाय के गार्डन के लिए फेमस है, गार्डन फार्मिंग ज्यादा होता है। ठीक है, बीपीएससी प्री के ऑप्शन में दिया था। हाँ बेटा दिएगा, क्यों नहीं यार, कुछ दूसरा थोड़ी ना पढ़ा रहा हूं। अच्छा, अब इसी से यहीं से इक्वेटर जाती है। तो इक्वेटर कौन कौन से देश से जा रही है? यहां सोमालिया, कीनिया, ध्यान देना, युगांडा, डोमिनियन रिपब्लिक और कॉन्गो गैबन, इतने देश से जाती है। ये भी देख लेना है। मैं तरीका बता रहा हूं, मैं पूरा अफ्रीका आपको नहीं पढ़ा सकता है ना। फिर से देखो इंडियन ओशन में। अब यहां कीनिया, कीनिया के बाद फिर से क्या मिला? तंजानिया। तंजानिया की कैपिटल डोडोमा, लेकिन यहीं जांजीबाग मिलेगा। देखो यहां देख लो, यहीं दो तंजानिया, तंजानिया में यही दो आइलैंड मिलेगा। एक आइलैंड मिलेगा पंबा, एक आइलैंड मिलेगा जांजीबार। ये दोनों के दोनों लॉन्ग आइलैंड है। यहां सबसे ज्यादा लॉन्ग होता है, यहां सबसे ज्यादा लॉन्ग होता है। इसी तंजानिया में मिलेगा माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो हाईएस्ट पीक है ऑफ अफ्रीका। ये कहां है? तंजानिया में है। तो हम कहां आ गए? यहां से होते होते यहां आ गए तंजानिया। तंजानिया से साउथ में, पॉलिटिकल मैप देखो अब, तंजानिया से साउथ में, तंजानिया से साउथ में तंजानिया। तो तंजानिया में हमने यहां पंबा जांजीबाग, फिर देखा पंबा जांजीबाग, ये क्लोव आइलैंड, फिर यहीं क्या मिला? माउंट किलिमंजारो हाईएस्ट। आगे देखो तंजानिया के बाद यहां मोजाम्बिक, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक। ये मोजाम्बिक क्या? ये मोजाम्बिक चैनल से मेडागास्कर से अलग होता है। मोजाम्बिक चैनल मेडागास्कर से अलग हो जा रहा है। मोजाम्बिक के बाद फिर साउथ अफ्रीका। ऐसे आपको किनारे किनारे देखना है, ये एटलस पढ़ने का तरीका होता है। मोजाम्बिक के बाद साउथ अफ्रीका,
साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में यहाँ पोर्ट एलिजाबेथ, यहाँ केप टाउन। साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल है। सबसे पहले केप टाउन, ये लेजिस्लेटिव कैपिटल है, मतलब यहाँ पार्लियामेंट है इसकी। और नॉर्थ में जाओगे यहाँ फिर से देखो जोहानिसबर्ग, यहाँ साउथ अफ्रीका का सुप्रीम कोर्ट है। और नॉर्थ में जाओगे प्रिटोरिया, यहाँ साउथ अफ्रीका की एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, मतलब यहाँ गवर्नमेंट रहती है। 3 कैपिटल है ना। फिर ऐसे साउथ अफ्रीका से होते होते फिर हम चले गए, फिर से देखो नामीबिया, विंडहोक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन सबों से जाता है। नामीब, यही नामीब डेजर्ट है, यही नामीब डेजर्ट है। साउथ अफ्रीका नामीबिया के बीच में यहाँ कैनन रिवर बाउंड्री बनाती है। ऐसे ही अंगोला चले जाएंगे, अंगोला के बगल में ही बेंगुला है, यही बेंगुला के ओशन करंट देखा था अंगोला। अभी हमारी राष्ट्रपति अंगोला भी गई थी, अंगोला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंगोला के फिर नॉर्थ में यहाँ डोमिनियन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। इसी तरीके से मैं तरीका आपको बता सकता हूँ, पूरा एटलस थोड़ी ना पढ़ा सकता हूँ। आप खुद सोचो, हमारे पास समय ही कितना है, 10 15 16 क्लास, उसी में एडीओ में, और इतना पतला के ज्योग्राफी पढ़ते रहो, और सब्जेक्ट क्या पढ़ोगे भाई, है ना। तो मैं तरीका बता सकता हूँ कि इस तरीके से जहां जहां ज्यादा न्यूज में है वहां आपको ज्यादा ध्यान दे देना है। जहां ऐसे देख, अब अंगोला, अंगोला के बाद फिर यहाँ डोमिनियन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यहाँ देखो ऐसे एक रिवर है, ऐसे कॉन्गो रिवर, कॉन्गो रिवर, कॉन्गो रिवर इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है और रिपब्लिक, डोमिनियन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कॉन्गो के बीच बाउंड्री बनाती है। इसी कॉन्गो रिवर पर दोनों कैपिटल है। कॉन्गो रिपब्लिक की कैपिटल किनशासा, कॉन्गो की कैपिटल ब्राजीविले। आगे देखो यहाँ गैबन मिलेगा, गैबन के बाद यहाँ कैमरून मिलेगा, कैमरून में यहाँ माउंट कैमरून मिलेगा, एक माउंटेन मिलेगा माउंट कैमरून। ये अफ्रीका का एक वोल्केनिक माउंटेन है, वोल्केनो से बना है। यही अफ्रीका में यहाँ सबसे अधिक बारिश होती है। फिर यहाँ देखो नाइजर मिलेगा, अबूजा, नाइजीरिया की कैपिटल यहाँ, नाइजीरिया की कैपिटल अबूजा है ना। यही मिलेगा, देखो अब यहाँ लिखा नहीं है, यही मिलेगा पोर्ट हारकोट, यही मिलेगा, लिखा नहीं है पोर्ट हारकोट। यही ऐसे नाइजर रिवर है, नाइजर रिवर के माउथ पर पोर्ट हारकोट मिलेगा। ये नाइजीरिया का कोस्ट क्रूड ऑयल के लिए रिजर्व है। हम 5वां सबसे बड़ा नाइजीरिया हमारा ग्राहक है, तेल हम सबसे ज्यादा इससे लेते हैं। तो अगर जो कहीं पॉलिटिकल मैप होगा, फिजिकल मैप होगा, तो फिजिकल मैप में देखो ये नाइजर रिवर है, नाइजर, देखो ये नाइजर रिवर, इसे पाम रिवर कहते हैं क्योंकि पाम तेल का सबसे ज्यादा ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है, ये नाइजर रिवर का नाम। ठीक है। अब नाइजर के बाद फिर से देखो, अब यहां कई सारे कोस्ट मिलेंगे, कई सारे कोस्ट, जैसे ये भी क्या पता कभी पूछ ले। तो इसीलिए बता देना उचित है। ये अफ्रीका है, ये ऐसे ऐसे अफ्रीका है। अंग्रेजों का यहां शासन था। अंग्रेज क्या करते थे, ध्यान देना, यहां नाइजीरिया से, नाइजीरिया, ठीक है, नाइजीरिया वगैरह से यहां दासों को पकड़ते थे, दास लोगों को पकड़ते थे और यहां से एक्सपोर्ट करते थे। इसलिए इस कोस्ट को उन्होंने कहा स्लेव कोस्ट, दास पकड़ते थे यहां से यार, यहां से लोगों को। अब बताओ क्या है। अब फिर से यहां घाना, घाना एक देश है, घाना, घाना से इन सब जगहों से, घाना, टोगो, इन सब जगहों से, ध्यान देना, इन सब जगहों से ये दास पकड़े। यहां से सोना होता था, इसीलिए यहां से सोने का एक्सपोर्ट करते थे, तो इसको उन्होंने कहा गोल्ड कोस्ट।
फिर से घाना के बाद फिर से यहां एक देश है कोट डी आइवरी, यहां से ये हाथी का दांत एक्सपोर्ट करते थे, इसीलिए इसका नाम आइवरी कोस्ट। यही बेहुदे तो स्मगलिंग करना सिखाए हैं सबको, नहीं तो हाथी का दांत का स्मगलिंग तो कहीं नहीं होता था। हाथी का दांत अपने घर में लगाने के लिए, बस इसी के लिए उसकी कीमत ज्यादा है कि हाथी का दांत लगाया है। बताओ, आइवरी कोस्ट हाथी का दांत एक्सपोर्ट करते थे। फिर से देखो, यहां लाइबेरिया एक देश है, लाइबेरिया, सियरा लियोन, ये सब, गिनी, ये सब कोस्ट इसे बोलते। यहां से अंग्रेज अनाज एक्सपोर्ट करते थे, इसीलिए इसे बोला ग्रेन कोस्ट। तो मेरे कहने का मतलब इन सबों को ऐसे पढ़ लीजिएगा एक बार, चारों तरफ से एटलस में पढ़ लीजिए, जो जो इंपॉर्टेंट है पढ़ लीजिए। अब इसमें से इतना भयानक तो एईडीओ में नहीं पूछा जाने वाला है ना, कि इस टाइप से पूछ ले कि हालत खराब हो जाए, ऐसा नहीं पूछा जाने वाला है ना। ठीक है, तो इसी तरीके से अफ्रीका, एशिया सारा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो हमारा एक तो ओशन करंट हो गया, ओशन करंट हो गया। अब इसमें अगर जो मैं आपको कुछ बताऊं, ये अगर जो आपको याद होगा तो ये स्टार्टिंग की क्लास में हमने आपसे डिस्कस किया था। हाँ बाबू, इसी में से ज्योग्राफी का कितना, अब देखो एग्जाम तो हुआ नहीं कि मैं आपको बता सकूं कि ज्योग्राफी का कितना क्वेश्चन आएगा। एक को बार एग्जाम हुआ नहीं, पहली बार एग्जाम हो रहा है, तो ऐसे तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन जो भी आएगा आपका हो जाएगा। तो क्रम से हम चल रहे हैं, जैसे जैसे आपको बताया गया था उसी के एकदम फिट तरीके से हम चल रहे हैं। आज जितनी तारीख होगी, वर्ल्ड मैपिंग हम साथ साथ कर ले रहे हैं, इसके लिए 16वां लेक्चर की जरूरत नहीं है, हम साथ साथ कर ले रहे हैं। 1.5 घंटे की क्लास डिफिनिट थी हमारी, हम 2-2 घंटे लेना शुरू किए कि जिससे ये सारा टॉपिक हो जाए। तो लगभग तरीका आज ये हम खत्म कर दिए। ये 2 क्लास बची है, इसमें भी बहुत ज्यादा नहीं, ये 2 क्लास बची है। ठीक है, देखो सारा हमने किया, सारा का सारा किया, पीछे से देख लो, पूरा हमने किया सारा, यहां तक इंसो फिंसो सब कुछ। वर्ल्ड मैपिंग तो हम साथ ही साथ करते रहना है। अरे भाई 1.5 घंटे की क्लास थी, 2-2 घंटे हमने लिया, कभी कोई 2.5 घंटा लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे, है ना। ये हिंदी मीडियम लिखा है, ठीक है ना बेटा। इसी तरीके से आप ध्यान देंगे। ठीक, तो एक बार इसे देख लीजिए। ठीक, आज यहीं तक। टारगेट यूपीएससी है, इसीलिए उसका सोर्स बता दीजिए। यूपीएससी के लिए सोर्स, अच्छा यूपीएससी ये सब देख लेंगे बाद में, है ना। यूपीएससी का सोर्स बाद में देख लेंगे, ठीक है। यूपीएससी का सोर्स बाद में देख लिया जाएगा, परेशान मत हो। ठीक है, आज यहीं तक, है ना बेटा, आज यहीं तक। ठीक, मिलते हैं। टाइड नहीं पढ़ाए, एकदम पढ़ाएंगे भाई, कल पढ़ा देंगे, ठीक है, परेशान ना हो, कल पढ़ा देंगे टाइड। ठीक है, आज यहीं तक, थैंक यू।